अफगानिस्तान में एक बच्ची की शादी की जा रही थी जिसकी उम्र 6 वर्ष थी। सरकार ने ये कहा कि भाई 6 वर्ष की उम्र में अगर बच्ची की शादी कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। इसकी शादी तब करो जब ये थोड़ी परिपक्व हो जाए, 6 वर्ष के बजाय 9 वर्ष की उम्र में शादी करो। बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्टॉकिंग, वोयूरिज्म, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे नए अपराधों को पहली बार आईपीसी में जगह दी गई थी। पॉक्सो एक ऐसा कानून है जिसमें आज भारत में 2.5 लाख से ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं। बच्चियां थक जाती हैं, बच्चियों को धमकाया जाता है, बच्चों के माँ बाप को धमकाया जाता है, और उसके बाद यदि कोई बच्चा आके अपने बयान बदल लेता है तो हम कह रहे हैं अपराधी नहीं हुआ। 15 साल की, 16 साल की बच्चियों को भगा के ले गए 35 साल के, 40 साल के, 45 साल के शादीशुदा लोगों के साथ। जब तक बच्ची अपने मुंह से नहीं कहेगी कि किसी ने मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, एफआईआर किस बात पे कटेगी? गरीब आदमी का बच्चा है, लड़की है तो भाग गई होगी, लड़का है तो कोई उसे मजदूरी के नाम पे या किसी और वजह से या मारपीट करके या पढ़ना नहीं होगा तो भाग गया होगा, चला गया होगा। मिसिंग चाइल्ड भारत में एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है अपराधी नहीं मान रहे हम इसे। इसके लिए अगर आपको मुकदमा भी दर्ज करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप कचहरी जाइए। हमने पाया कि लगभग 1 लाख बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट आ रही थी। मुकदमे भारत में 8,800 दर्ज हो रहे थे एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से, किडनैपिंग के, अबडक्शन के। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अलग अलग राज्यों की जब फाइलें उठानी शुरू की तो 8 साल की बच्ची के केस को क्लोज कर दिया गया था ये कह के इलोप्ड ड्यू टू लव अफेयर। 11 साल की बच्ची के केस को क्लोज कर दिया गया था इलोप्ड ड्यू टू लव अफेयर। उन माता पिता को कौन आंखों में आंखें डाल के ये कह सकता है कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने नहीं मारा, जिनके बच्चे गायब हैं और जो 18 साल से न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हैं? किसी रिलीजन के पर्सनल लॉ में तो जी ये अलाउड था, किसी और सेक्शन के, किसी कल्चर के पर्सनल लॉ में ये अलाउड था, नहीं था। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कैन नॉट बी मेड एन एक्सक्यूज। नमस्कार, पांचजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी के घर में बेटियां होती हैं। हमारी कोशिश रहती है कि भारत के कानून के हिसाब से बच्ची 18 साल की हो जाएगी तब उसकी शादी के बारे में सोचा जा सकता है, बच्ची अपने करियर के बारे में सोचती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबी लड़ाई भी लड़ी गई है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ बाल विवाह को लेकर एक लंबी कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़ी गई, जिसका सबसे ज़्यादा असर बच्चियों पर ही होता था, क्योंकि कम उम्र में उनकी शादी हो जाना, फिर उनका माँ बनना उनके विकास में बाधक बनता था। और यही वजह थी कि एक लंबी लड़ाई के बाद 18 वर्ष उम्र तय की गई। लेकिन आज जब इस पूरी लड़ाई के बाद एक नई दिशा, नई दशा लड़कियों के जीवन को लेके, उनके करियर को लेके दी जा रही है एक प्रगतिशील भारत में, तब एक ऐसी बहस सामने खड़ी हो गई है जिस पर विचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या यही बदलते भारत की तस्वीर होनी चाहिए। बात आती है कंसेंट की, लड़कियों की उम्र की, जिसे एक बहस के दौरान ये कहा जा रहा है कि इसे 16 वर्ष कर देना चाहिए, 18 वर्ष से 16 वर्ष। आपको बता दें कि कम उम्र में, यानी इससे कम उम्र की लड़कियों के साथ अगर कोई शारीरिक संबंध बनाता है या किसी तरह का शोषण करता है तो ये कानूनन अपराध माना जाता है। ऐसे में अगर उम्र कम कर दी जाए, 16 वर्ष कर दी जाए, तो उनका कंसेंट माना जाएगा कि अगर वो कुछ कर रही हैं तो उसमें उनकी मर्जी थी या नहीं थी, ये मायने रखने लगेगा। लेकिन क्या ये वाकई में प्रगतिशील भारत की तस्वीर होनी चाहिए? इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है और इसी बहस पर आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे। हमारे साथ हैं भुवन रिभू जी, जो कि फाउंडर हैं जस्ट चिल्ड्रन राइट के। आपको हम बता दें कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण की 250 से भी अधिक नागरिक सामाजिक संगठनों का भारत का एक सबसे बड़ा नेटवर्क है। 29 देशों में इसकी शाखाएं हैं और सबसे बड़ी बात कि पिछले 10 वर्षों में, क्या पिछले 20 वर्षों की अगर हम बात करें तो पिछले 20 वर्षों में भारत में बच्चों को लेकर जिस तरह के कानून बनाए गए हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इस संस्था ने निभाई है। और इसीलिए आज भुवन जी आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस विषय पे चर्चा करना आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये विषय सिर्फ भारत की बदलती तस्वीर या प्रगति की नहीं है, ये एक उस समाज की है जहां महिलाओं के प्रति सोच को बदलने की कोशिश की जा रही है, उनके जीवन को बदलने की कोशिश की जा रही है। आधी आबादी का जो हिस्सा है उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहली बात तो यही है कि ये मुद्दा आखिर उठा ही क्यों कि लड़कियों की उम्र जो है कंसेंट की 18 से 16 कर दी जाए, इसकी वजह क्या है? दरअसल पिछले कुछ दिनों में इस तरह के कई केस सामने आए
जहां अलग अलग कोर्टों ने ये व्यू लिया कि लड़कियों ने अपने बयान में ये कहा कि मैंने अपनी मर्जी से इस व्यक्ति के साथ किसी तरह के शारीरिक संबंध बनाए। 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की बच्चियों को भगा के ले गए 35 साल के, 40 साल के, 45 साल के शादीशुदा लोगों के साथ, और इसको बलात्कार मानने के बजाय, इसको सेक्सुअल अब्यूज़ मानने के बजाय जब लड़की ने ये कहा तो इन लोगों को बरी कर दिया गया। इसी तरह की कई घटनाओं से निकल के पहले कई हाई कोर्टों ने कहा कि एज ऑफ कंसेंट को पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। फिर एक नई किस्म का डिबेट शुरू हुआ कि यदि भारत में कुछ समाजों में बच्चों की शादी जल्दी हो जाती है तो उनका जो एज ऑफ प्यूबर्टी है उसको मान लिया जाता है कि ये शादी कर सकती है बच्ची, तो वो तो फिर 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, बल्कि एज ऑफ प्यूबर्टी तो अब कम होती जा रही है, 10 वर्ष भी हो रही है। पिछले दिनों, अभी पिछले महीने अफ़गानिस्तान में एक बच्ची की शादी की जा रही थी जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, और जब ये मामला आगे बढ़ा तो वहाँ सरकार ने ये कहा कि भाई 6 वर्ष की उम्र में अगर बच्ची की शादी कर रहे हो तो बहुत गलत बात है, इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसकी शादी तब करो जब ये थोड़ी परिपक्व हो जाए, 6 वर्ष के बजाय 9 वर्ष की उम्र में शादी कर दो। ये पिछले महीने की बात जी। हम जब समाज में एक प्रगति करते हुए कानूनों को बल दे रहे हैं, जब पॉक्सो जैसा एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर कानून 2012 में अभी 10-12 साल पहले बना है जिसका अभी अनुपालन भी ठीक से नहीं हो रहा, 2013 में पूरा देश जब सड़कों पे आया था निर्भया कांड के बाद एक आक्रोश के साथ, वो जन आक्रोश ने भारत में कानूनों को एक नई दिशा दी थी। बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्टॉकिंग, वोयूरिज्म, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे नए अपराधों को पहली बार आईपीसी में जगह दी गई थी। पहली बार ये कहा गया था कि 15 साल से ऊपर अगर विवाह के अंदर भी बच्ची के साथ किसी तरह का यौन संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे भी बलात्कार माना जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भारत के। इसके अलावा ऐसे अनगिनत फैसले आए हैं जिसमें 18 वर्ष को एज माना गया मैच्योरिटी के लिए, हेल्थ के लिए। यदि आज कोई भी एक बहुत ही कम बच्चों की या बात करते हुए या केसों की बात करते हुए ये कहता है कि इस बच्चे को तो गलत सज़ा मिल गई थी, किस बात की गलत सज़ा? क्या हम भारत को एक ऐसे समाज बनाना चाहते हैं भारत में जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होना पड़ेगा और ये कहा जा सकता है कि ये उनमें कंसेंट है? ये बिल्कुल नहीं चल सकता। दूसरी तरफ कोर्ट में जब ये मामले आए भी हैं तो किसी भी अपराध के दो पहलू होते हैं, पहला ये कि अपराध हुआ कि नहीं, और दूसरा ये कि अपराधी कौन है। पॉक्सो एक ऐसा कानून है जिसमें आज भारत में 2.5 लाख से ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं। सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए, हर साल 700 से ज़्यादा करोड़ रुपए उन कोर्टों को चलाने के लिए दिए। पिछले 5 सालों की मैं बता रहा हूँ। ये 1023 स्पेशल कोर्ट बनाए गए, जिनमें से 379 कोर्ट ऐसे थे, 389 जो एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट थे। लेकिन उसके बाद भी मुकदमों के जो लंबित मुकदमे हैं उनमें लगातार तारीख पड़ रही है। 2.5 लाख से ज़्यादा मुकदमे लंबित चल रहे हैं। तो हो क्या रहा है? बच्चियां थक जाती हैं, बच्चियों को धमकाया जाता है, बच्चों के माँ बाप को धमकाया जाता है, और उसके बाद यदि कोई बच्चा आके अपने बयान बदल लेता है तो हम कह रहे हैं अपराधी नहीं हुआ। तो ये सोच में हमारी कमी है। एक बार भुवन जी ये बताइए, कंसेंट की जो बात चल रही है ना, भारत के कानून में कंसेंट की क्या परिभाषा है अगर बच्चियों का मामला है तो? सबसे पहले तो भारत में जो प्राइमरी कानून है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का, उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो। पॉक्सो कानून में तो कंसेंट शब्द ही नहीं है, कोई एज ऑफ कंसेंट ही नहीं है। पॉक्सो कानून का जो पहला जो उसका जो मूल मंत्र है, जिस वजह से वो कानून बना, उसका जो पर्पस है, गोल है, वो है बच्चों की सुरक्षा। तो पॉक्सो कानून ने क्या कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे के साथ यदि किसी तरह का यौन आचरण होता है तो अपराध है, कोई सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो उसे अपराध माना जाए। ये तो पॉक्सो कानून कह रहा था।
दूसरी तरफ हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये परिवर्तन किया और कहा कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा किसी भी तरह का अपराध करता है, इंक्लूडिंग अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज़ या इस तरह का भी केस आता है, तो उसको तो प्रोटेक्शन दिया गया है, वो जेल तो जाएगा नहीं। केवल और केवल हीनस ऑफेंसेस में, हीनस ऑफेंस यानी आपने गैंग रेप किया, आपने मर्डर के साथ रेप किया, आपने एसिड अटैक किया। अगर आपको ध्यान हो तो वो निर्भया कांड में जो अलग अलग किस्म के अपराधी थे, उनमें से एक माइनर बच्चा भी था जिसके ऊपर बाद में ये इल्ज़ाम लगा कि सबसे ज़्यादा इसी ने इस तरह की चीज़ें की थी। सही गलत पे मैं नहीं जा रहा। और उस वक्त कानून बहुत क्लियर था कि इसको जो है सुरक्षा दी जानी चाहिए, जो दी भी गई। 3 साल के बाद वो छूट गया, बाल सुधार गृह में डाला गया, बाल सुधार गृह में डाला गया, फिर वो छूट गया। कानून उसके बाद बदले और ये कहा गया कि अगर 16 साल का बच्चा कोई गंभीर अपराध करता है तो उसको अलग अलग चेक्स और बैलेंसेस के साथ ये कोर्ट देख सकती है कि क्या किसी और सख्त सज़ा की ज़रूरत तो नहीं है। तो हमने कानूनों को धीरे धीरे करके बढ़ाया। भारत में 100 साल पहले एज ऑफ कंसेंट 10 थी। अलग अलग समाज सुधारकों ने, और मैं तो बल्कि बाल विवाह से शुरू करूं तो राजा राम मोहन रॉय से लगा के महर्षि दयानंद तक, स्वामी श्रद्धानंद, गांधी जी और उसके बाद तमाम सरकारों ने धीरे धीरे करके बच्चों की सुरक्षा के लिए ये कानून आगे बढ़ाए। अभी हमने इतने ज़्यादा, पूरे देश ने, समाज ने आगे बढ़ के निर्भया कांड के बाद इन कानूनों को बल दिया। बिल्कुल। आज हम ये बात उल्टी करने लगे हैं। दूसरी बात, कंसेंट का जो पूरा मुद्दा है, जब कंसेंट है ही नहीं कानून में तो हम इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, रिड्यूस करने की नहीं कर रहे। हाँ, तो कि आप 16 साल अगर आपने तय कर दी तो फिर आपने बता दिया कि ये कंसेंट की एज हो गई है। लेकिन भारत में कानून क्या कहता है? 18 साल से कम उम्र का हर व्यक्ति बच्चा है। बच्चे के साथ यौन आचरण यानी आप जेल जाओगे। बड़ी सिंपल बात है। इसमें हर बच्चे की सुरक्षा है। अब मुकदमा बनेगा कब? प्रैक्टिकल बात करें हम 1 मिनट के लिए। जब तक बच्ची अपने मुंह से नहीं कहेगी कि किसी ने मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज किया या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, FIR किस बात पे कटेगी? आज से आपको ध्यान होगा कि 15 साल पहले, लगभग 18 साल पहले भारत में मिसिंग चिल्ड्रन की बहुत बड़ी समस्या थी। निठारी का केस था, आप उसमें शामिल थे। बिल्कुल, मैंने वो केस कवर किया है जी। और इसलिए आपकी बात लोग समझ सकें तो हम ये बता दें अपने दर्शकों को कि जब वो केस सामने आया था तो उसके काफी महीने पहले से बच्चे गायब हो रहे थे। जी, 1.5 साल पहले से। बिल्कुल, 1.5 साल पहले से गायब हो रहे थे। लगातार छोटे छोटे जो न्यूज चैनल थे वो कवर कर रहे थे, लेकिन बड़े पैमाने पर उसको जगह नहीं मिल रही थी। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती थी, पुलिस उसको दर्ज ही नहीं करती थी। और अगर वो उस समय पुलिस एक्टिव हो जाती और दर्ज कर लेती तो हो सकता कई बच्चों की जान भी बच जाती। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और उसके पीछे तब भी पुलिस की यही सोच थी, एक तरफ गरीब आदमी का बच्चा है, लड़की है तो भाग गई होगी, लड़का है तो कोई उसे मजदूरी के नाम पे या किसी और वजह से या मारपीट करके या पढ़ना नहीं होगा तो भाग गया होगा, चला गया होगा। और दूसरी तरफ पुलिस ने यह कहा कि मिसिंग चाइल्ड भारत में एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है अपराधी नहीं मान रहे हम इसे, इसके लिए अगर आपको मुकदमा भी दर्ज करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप कचहरी जाइए। तो निठारी के केस में मैं इन्वॉल्व था। मैंने उसमें जो है माता पिता से मिलके काफ़ी मदद करने की कोशिश की और निठारी के बाद मुझे लगा कि भारत में शायद चीज़ें बदलेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छे NHRC की रिपोर्ट आई, इस केस में कार्रवाई हुई, लेकिन पॉलिसी लेवल पे कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने साथियों के साथ मिलके एक रिसर्च की जो लगभग 3-4 साल चली और 2007 से चल के 2011 तक हमने अलग अलग पुलिस थानों से ये पूछा RTI के तहत कि आपके यहाँ कितने मिसिंग चिल्ड्रन की कंप्लेंट आई। उसको हमने पाया कि लगभग 1 लाख बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट आ रही थी। मुकदमे भारत में 8,800 दर्ज हो रहे थे NCRB के आंकड़ों के हिसाब से, किडनैपिंग के, एब्डक्शन के। इस डेटा को लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप डेटा कलेक्ट करके बताइए। तो 2013 में पता चला कि गायब होने वाले बच्चों की संख्या 1,35,000 हो गई थी और मुकदमों की संख्या 27,000 थी। यानी लगातार बच्चे गायब हो रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कानून को जन्म दिया और कहा कि आप प्रिज्यूम करेंगे कि ये बच्चा गायब नहीं हो रहा, या तो किडनैपिंग का केस है या एब्डक्शन का केस है या ट्रैफिकिंग का केस है। रजिस्टर कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, बच्चों को ढूंढना शुरू कीजिए। 2014 में जब इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर चीफ सेक्रेटरी DGP को बुला के कोर्ट ने सख्ती बरती। तब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अलग अलग राज्यों की जब फाइलें उठानी शुरू की तो 8 साल की बच्ची के केस को क्लोज कर दिया गया था, ये कह के इलोप्ड ड्यू टू लव अफेयर, भाग गई बच्ची।
11 साल की बच्ची के केस को क्लोज कर दिया गया था, इलोप ड्यू टू लव अफेयर। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती, ये कहा कि जब बच्ची गायब होगी, आप पुलिस इन्वेस्टिगेट करके प्रूफ करेगी कि ये किडनैपिंग या ट्रैफिकिंग का केस नहीं है, तब जो है छोड़ेगी। नतीजा क्या हुआ? 2013 और 14 की सख्ती के बाद 15 में मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए जी। और किडनैपिंग की संख्या जहां 2010 में मुकदमों की 8,000 थी, वो 2015 में 50,000 हो गई। 2020 आते आते आप सोचिए कि जहां बच्चों के गायब होने की संख्या 1,35,000, 1,60,000 हो गई थी, वहां 2020 में गायब होने वाले बच्चों की संख्या 55,000 थी और 58,000 थी और मुकदमे दर्ज हुए थे 55,000। क्यों? क्योंकि वो लोग जो बच्चियों को बहला फुसला के भगा रहे थे, जो उनका यौन शोषण कर रहे थे, ट्रैफिकिंग कर रहे थे, उन्हें शादी के नाम पे या अलग अलग कारणों से बेच रहे थे, वो लोग अब जेल में थे। आज भारत में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रतिवर्ष गायब नहीं होते, उस वक्त जो हमने केस किया था और जो कानून बदला था उसके लिए। आज यदि हम ये कहेंगे कि 16 साल की बच्ची को कंसेंट की आज़ादी है, उसको किसी भी तरह के यौन आचरण की आज़ादी है, वो अपना सेक्सुअल अब्यूज़ की शिकार भी होती है, तो उसको जो है कोई उसके पास रास्ता नहीं है क्योंकि हमने कंसेंट की एज कम कर दी है। यदि हम इस तरह की कोई भी बात करते हैं तो हम अपने पिछले समाज की 150-200 साल की मेहनत के ऊपर पानी फेरने की बात कर रहे हैं। और इसका अंत क्या है? आज हम ये कहेंगे ट्रैफिकिंग जब बच्ची की होती है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, कहीं बच्ची को प्रोस्टिट्यूशन में, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में बेच दिया जाता है, तो उसको रेप करने वाला आदमी उसे पैसे देता है। जब पैसे दे देगा तो क्या कंसेंट नहीं है? कोई बच्ची को शादी के लिए बेच दिया जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो क्या शादी करने के बाद कंसेंट नहीं है? अभी तो एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर इस तरह का केस आया सामने। वेस्ट बंगाल की 14 साल की बच्ची को एक 25-26 साल का आदमी ज़बरदस्ती ले गया, भगा के। माँ बाप ने किडनैपिंग की FIR काटी, कोई उसके बाद जो है कार्रवाई नहीं हुई। बच्ची का रेप हुआ, रेप होने के बाद बच्ची प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद उसकी शादी हो गई। आज बच्ची समाज से, कानून से और पूरी चीज़ों से लाचार होकर कह रही है, मैं तो इसके साथ खुश हूँ, मुझे इसके साथ ही रहना है, यही मेरा जीवन है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ऑफेंस तो है, लेकिन हम सजा नहीं देंगे क्योंकि अब ये बच्ची इसके साथ खुश है। इसीलिए हम रेपिस्ट को कह रहे हैं कि तू परिवार है। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कंसेंट और एक दबाव, इसके बीच में एक बहुत ही महीन सी रेखा है। आप ये कैसे साबित कर पाएंगे कि जो कंसेंट की बात है उसमें दबाव नहीं है 16 साल की बच्ची में? बिल्कुल। और जब हमने 18 साल से कम उम्र के बच्चे को बच्चा माना है तो उसकी मर्जी का तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए। दूसरा, दबाव क्या है, फोर्स क्या है? ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें आदमी को चुनने की आज़ादी ना हो, चॉइस ना हो, एनी फैक्टर विच डिप्राइव्स अ पर्सन ऑफ अ चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स and compels that person to choose only one particular course of action is force. मुझे अगर कोई दूसरी रास्ता चुनने की आज़ादी ही नहीं है तो जिस भी रास्ते पे मुझे ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है वही फोर्स है। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं अगर वाकई में एक बच्ची की कंसेंशुअल रिलेशनशिप है तो अपनी उम्र के बच्चे के साथ होगी ना, तो उसको तो प्रोटेक्शन वैसे ही जेजे एक्ट में दिया गया है। अगर अपनी उम्र के बच्चे के साथ नहीं है और किसी वयस्क के साथ है, तो जो पहली कार्रवाई होती है वो तो किडनैपिंग की है, मिसिंग चाइल्ड की है, पॉक्सो की तो है ही नहीं। आप एज ऑफ कंसेंट कम करके भी क्या कर लेंगे? क्योंकि आप जिस बात पे बहस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग किस बात का? जब तक बच्ची अपने मुंह से नहीं कह रही, और कितने कानून हम कम करेंगे? भारत में इंडियन पीनल कोड और अब तो भारतीय न्याय संहिता इसमें सख्त है कि ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। किडनैपिंग और अबडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ इलिसिट इंटरकोर्स 7 साल की 10 साल की सजाओं वाले कानून हैं। क्या हम उन्हें भी खत्म करने की बात कर रहे हैं? हम वो तो नहीं कह रहे। तो ये एक तरह का फैशन बन गया है कि हम ये कहें कि बच्चे आजकल जल्दी वयस्क हो रहे हैं, जल्दी बड़े हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट का एक्सपोजर है, क्योंकि पोर्नोग्राफी का एक्सपोजर है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों का एक्सपोजर है, और वो अलग अलग किस्म की इस तरह के आचरण करते हैं, तो उन्हें अलाउ कर देना चाहिए। बच्चा अगर अपने बेडरूम में कुछ कर रहा है तो हमें पता ही नहीं चल सकता। पता तब चलता है जब बच्चा कंप्लेंट करता है, और कंप्लेंट करने के बाद ही तो मुकदमा दर्ज होगा। बच्चा अपने मुंह से नहीं कहेगा तो किस बात का मुकदमा? तो इसलिए ये पूरी की पूरी लड़ाई या पूरी की पूरी बहस
एक कानून के गलत इंटरप्रिटेशन के ऊपर आधारित है। ये एक मिथ्या बहस है। बच्चों की सुरक्षा यदि हमारे कानून का, हमारे समाज का, हमारे संविधान का एक मूल चरित्र होना चाहिए, जो विकसित भारत की आधारशिला होनी चाहिए, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में बच्चे अपने आप को स्वच्छंद और स्वतंत्र महसूस करें, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें और लड़कियों को खास तौर पे जो है आज़ादी हो, वहाँ पे हम उनसे ये डिसएम्पावरमेंट कर रहे हैं, हम उनसे ये हक छीन रहे हैं कि तुम अगर कंप्लेंट करोगे तो वो तो कंसेंट मान लेंगे। ये तो नहीं हो सकता। नहीं, ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं। अगर हम इसके पक्ष की बात करें, जो इनके इस पक्ष में दलील दे रहे हैं, उनकी दलीलों में किस तरह का दम दिखता है कि 16 साल की उम्र आप करना चाह रहे हैं भारत जैसे देश में, वो भी तब जहाँ पर आप ट्रैफिकिंग के मामले इतने बढ़ते हैं, बलात्कार के मामले इतने ज़्यादा होते हैं, तो इसमें उनकी दलील क्या रहती है? एक तो दलील ये है कि किसी भी इनोसेंट को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो यदि कोई इनोसेंट है, वाकई में जो है उसकी रोमांटिक रिलेशनशिप है, रोमियो जूलियट रिलेशनशिप है, तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, ये बात हम भी मानेंगे, ये बात सब मानेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी का प्रेम संबंध होगा तो अपने बराबर की उम्र वाले से ही तो होगा। तो 45 साल के आदमी का, अभी ये कोर्ट का जो मैं बता रहा था, 14 साल की बच्ची के साथ किस बात का प्रेम संबंध, शादीशुदा आदमी का किस बात का प्रेम संबंध। तो इसलिए ये तो हमारी सोच गलत नहीं होनी चाहिए। और दोनों यदि बराबर उम्र के हैं तो उसको प्रोटेक्शन जेजे एक्ट में पहले ही मिली हुई है। अगर एक छोटी सी ये जो है बात उल्टी करूँगा मैं, कि अगर एक बच्ची 16-17 साल की है और उसका किसी 18 साल के लड़के से प्रेम संबंध हो गया, तो भारत के लॉ कमीशन ने 2 साल पहले ये रिकमेंडेशन दी थी कि मिनिमम सज़ा का प्रावधान हटा दिया जाए और कोर्ट ये खुद सुनिश्चित कर ले कि जहाँ ट्रैफिकिंग नहीं है, कोई और अपराध नहीं है, कोई रेप नहीं है, गैंग रेप नहीं है, स्टॉकिंग नहीं है, बच्ची के ऊपर कोई दबाव नहीं है, वहाँ पे मिनिमम सज़ा का प्रावधान हटाया जा सकता है। अब ये सिंपल बात थी, ये भारत के लॉ कमीशन ने रिकमेंड कर रखी है। ये बात एक मजबूत बात है और ये उन बहुत ही कम केसों के लिए है। भारत में आज पॉक्सो की अगर 2.5 लाख मुकदमे हैं तो केवल पिछली एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से 8,500 मुकदमों में सज़ा हुई है। यानी कन्विक्शन रेट टोटल केसेस का 3% 4% है। पहले हम उस कानून का अनुपालन तो कर लें ठीक से, पहले हम लोगों को सज़ा तो दे दें, उसका डर तो पैदा कर लें। हम बच्चों के बलात्कारियों को बचाने के कानूनों की बात कर रहे हैं और ये किसी भी तरह से एक भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसके ऊपर क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। भारत में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं एक मुकदमे की बात करूंगा। पिछले साल जी 2024 में एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ देखने को सामने आई कि मद्रास में एक आदमी ने 2 12 साल के बच्चों का रेप का वीडियो, ऑनलाइन अब्यूज़ का वीडियो अपने मोबाइल पे ढूंढा, डाउनलोड किया और डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे रखा। इसकी किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने इस आदमी को आइडेंटिफाई किया, एमएचए को खबर की। एमएचए ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए उसको जो है तुरंत ये पुलिस को भेजा, मद्रास पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, इसे सजा हो गई। इस आदमी को मद्रास हाई कोर्ट ने ये कह के छोड़ दिया कि भाई पोर्नोग्राफी तो एक बड़ी जटिल समस्या है और बच्चों की पोर्नोग्राफी देखना तुम्हारी साइकोलॉजिकल बीमारी है, तो इसका साइकोलॉजिकल इलाज होना चाहिए, तुम्हें सज़ा नहीं दी जा सकती। पूरे कानून को धता बताते हुए उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। हम इसके खिलाफ, फैसले के खिलाफ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट आए एक स्पेशल लीव पिटीशन लेके। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के अंदर लैंडमार्क फैसला दिया और ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़ को परिभाषित किया, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल को। इस आदमी को सज़ा दी और ये कहा कि ये फैसला सेट असाइड किया जाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम जिस तरह से समाज बढ़ रहा है, बच्चों के यौन शोषण की नई नई जटिलताएं देख रहे हैं। जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तो बच्चा कंप्लेनेंट भी नहीं है बेचारा, क्योंकि उसके वीडियो की बात हो रही है। वो विक्टिम बन चुका है लेकिन कंप्लेंट भी नहीं कर पा रहा है। कंप्लेंट भी नहीं कर सकता क्योंकि हम विक्टिम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ वीडियो है। अगर हम समाज के तौर पे नागरिक, जिम्मेदार नागरिकों के तौर पे उस बच्चे के अधिकार की, उसके कानून की बात नहीं उठाएंगे तो हम देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं।
अच्छा, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम ये कह देते कि भाई इस आदमी ने तो अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो डाउनलोड किया है और ये तो अपराध ही नहीं है, तो क्या हम इस मार्केट को जन्म नहीं दे रहे? हम वो कोई भी अगर ये ढूंढने लगेगा और अचानक इसकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी, तो डिमांड की वजह से बच्चों के बलात्कार भी होंगे। और इस तरह के फैसले फिर एक मानसिक बीमारी की आड़ में अपराधी को बचाव देंगे। बिल्कुल। अभी जो हो रहा है कंसेंट के नाम पे, आज से 2 साल पहले एक रिसर्च आई। रिसर्च में ये आया कि किसी एक एनजीओ ने और एक यूएन एजेंसी ने इसको सपोर्ट किया रिसर्च को, और उन्होंने ये कहा, यूनिसेफ ने किया बल्कि, मुझे याद आ गया, कि जजमेंट्स को एनालाइज करके हम ये कह रहे हैं कि 47% केसेस जो हैं वो कंसेंट के हैं, आधे से ज़्यादा केस कंसेंट टाइप के हैं। जजमेंट को एनालाइज करके हम ये कैसे कह सकते हैं? जजमेंट का मतलब ये है कि आदमी को सज़ा मिली या ना मिली, उसका अर्थ ये नहीं है अपराध हुआ कि नहीं हुआ। आज निठारी में जो जिन लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था उनको सुप्रीम कोर्ट से छोड़ दिया गया है, अधिकतर केसों में वो बरी हो गए हैं। तो क्या निठारी में बच्चों की मौत नहीं हुई? अगर बच्चों की निठारी में मौत हुई, और आप भी वहां थी, मैं भी वहां था, और हमने देखे हैं वहां से कैसे कंकाल निकले हैं बच्चों के, तो 18 साल के बाद ये हमारे सबका फेलियर है और हमारी न्याय व्यवस्था का भी फेलियर है एक तरह से, क्योंकि हम उनको सजा नहीं दिला पाए। जो भी था, मैं कहता हूं ये नहीं थे, कोई और था, तो चलिए किसी और को ढूंढते हैं। उन माता पिता को कौन आंखों में आंखें डाल के ये कह सकता है कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने नहीं मारा, जिनके बच्चे गायब हैं और जो 18 साल से न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हैं? तो उसी तरह से आज यदि हम ये बात कह रहे हैं कि कंसेंट को कम कर दिया जाए, तो कल क्या ट्रैफिकिंग में हम ये कहेंगे? परसों क्या बाल विवाह में हम अलाउ करेंगे? नर्सों क्या हम ये कहेंगे कि बच्चों को अगर कोई इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है तो बच्चों के पास अधिकार ही नहीं है कंप्लेंट करने का? हम जब ये कहते हैं कि एक बच्ची भाग गई होगी, तो हम बच्ची के ऊपर ये कहते हैं कि तेरी गलती है। हम शेम को, हम शर्म को बच्ची के ऊपर लाते हैं। यदि हम ये कहें कि बच्ची भाग नहीं गई, बच्ची को कोई भगा के ले गया है, तो वो अपराध की मानसिकता दिखती है और अपराधी के ऊपर आ जाता है उसकी जिम्मेदारी, फिर बच्चे के ऊपर नहीं आती। ये कहना बहुत आसान है कि दीज गर्ल्स हैव एलोप्ड, ये जो आजकल बात हो रही है कंसेंट में, एलोपमेंट के केसेस हैं। जिस रिपोर्ट की मैं अभी बात कर रहा था, 6 महीने के बाद लॉ कमीशन की पूरी रिसर्च आने के बाद, उनकी रिकमेंडेशन आने के बाद, यूनिसेफ ने कहा कि इसकी मेथडोलॉजी से हम एग्री नहीं करते और इस रिपोर्ट को हटा लिया गया। अगर वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ जाती और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद कोई फैसला दे देता उसके ऊपर, तो किसकी जिम्मेदारी होती? हम अपनी मेथडोलॉजी को जब गलत मान रहे हैं महीनों दिन के बाद, तो कहीं ना कहीं ये एक आर्म चेयर फिलॉसफी को दर्शाता है, जो कि भारत की जो असली ज़मीनी हकीकत है उससे कोसों दूर है। ज़मीनी हकीकत यह है कि बच्चियां अपने आप को सुरक्षित तब महसूस करती हैं जबकि कानून का भय होता है। आज आसाम ने दिखा दिया है कि 81% बाल विवाह की दर में कमी आई है, क्योंकि बाल विवाह करने वाले, कराने वाले, करवाने वाले सब लोग जेल भेज दिए गए हैं। आज भारत विश्व गुरु है ट्रैफिकिंग के खिलाफ, जहां अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट 2023 में यह कह रही थी कि पूरी दुनिया के 170 देशों ने 19,000 मुकदमे दर्ज किए हैं ट्रैफिकिंग के, और लगभग 45,000 लोगों को ट्रैफिकिंग से छुड़ाया है। भारत का डेटा नहीं था उसमें। वहां 2024 में केवल जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के प्रयासों से एक साल में 55,000 से ज़्यादा बच्चे ट्रैफिकिंग से छूटे और 38,000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। पूरी दुनिया से में जितना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम हो रहा है, उससे दुगना भारत में हो रहा है। इस पूरी की पूरी जो हमारी प्रगति है, इसको हम एक छोटी सी डिबेट के अंदर समेट के ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। हम कानूनों को कमज़ोर करेंगे, हम प्रगति को कमज़ोर करेंगे, हम देश की विकासशीलता को कमज़ोर करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर बच्ची को डिसएम्पावर करेंगे, क्योंकि बच्चियों के पास आज उस कानून की ताकत है कि अगर मैं कंप्लेंट करूंगी तो मुकदमा दर्ज होगा ही होगा, और बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के ऊपर है। जैसे ही हम कंसेंट की बात इंट्रोड्यूस करेंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ भी हटेगा। तो ये तमाम बातों को ध्यान में रखा जाना बहुत ज़रूरी है। भुवन जी, आपने पॉक्सो एक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आपके संस्था ने, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने।
अब अगर इस तरह की बातें आती हैं, कंसेंट कम करने की बात आती है, सहमति की जो उम्र की बात आती है, आपको नहीं लगता ये जो पूरी मेहनत आपने पॉक्सो एक्ट के लिए की थी, उस कानून को कहीं ना कहीं लचर भी ये बना सकते हैं और न्याय मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं? मैं तो ये कहूँगा न केवल पॉक्सो के कानून को बल्कि बाल विवाह के कानून को, ट्रैफिकिंग के कानून को, ये भारतीय न्याय संहिता को कमज़ोर होगी। और कानून तो एक तरफ कमज़ोर होगा, देश की हर बच्ची कमज़ोर होगी। देश की हर बच्ची को कमज़ोर करने की हम बात कर रहे हैं और ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। और कानून का असली पर्पस क्या होता है? पहले प्रिवेंशन, दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा प्रोसिक्यूशन। और प्रोसिक्यूशन काहे के लिए? ताकि उसका डर पैदा हो और प्रिवेंशन की तरफ जाए। अभी मैंने आपको मिसिंग चिल्ड्रन का एग्जाम्पल दिया। जिस वक्त निठारी में बच्चे गायब हो रहे थे, देश में 1 लाख बच्चे गायब होते थे। जब कानून का अनुपालन शुरू हुआ तो आज भारत में गायब होने वाले बच्चों की संख्या 1 लाख कम हो गई। और इसमें आपकी संस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आपने जिस तरह से रजिस्टर करवाना, पंजीकृत करवाने का काम शुरू किया, उससे दबाव बढ़ा है। बिल्कुल, अपराधियों के अंदर डर बढ़ा है, क्योंकि गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई। हर चीज जो है ना आप डॉक्यूमेंट होती है तो फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई भी होती है। अरे तुलसी रामायण में इतने साल पहले कहा गया भय बिन होए न प्रीत। तो भय बिन होए न प्रीत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है कोई कि डेटरेंस ऑफ लॉ विल प्रिवेंट क्राइम। भारत ने यह दिखाया है पिछले 10 साल में, 12 साल में, कि कानून का भय और कानून के अनुपालन से अपराध बढ़ता नहीं है, कम होता है। एक कोई आर्ग्यू करते हुए कह सकता है भारत में जो है किडनैपिंग की दर 10,000 से बढ़ के 55,000 हो गई। नहीं, सिर्फ रिपोर्टिंग की दर बढ़ी है, किडनैपिंग तो कम हुई है। यही एक बताने की ज़रूरत है। एक और चीज़ है यहाँ पे, 16 साल जो उम्र करने की बात चल रही है, उसके पीछे मेन वजह ये बताई जा रही है कि है ना इस तरह के केसेस आ जाते हैं जिसमें लड़की है प्यार में पड़ती है और फिर उसके बाद फंसा दिया जाता है। आपको नहीं लगता है पूरा रोमांटिक जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मुद्दे को, जिसमें बच्चियों के कंसेंट के नाम पर एक तरह से आप अपराधी को पूरी तरह से छूट दे रहे हैं? अपराधी या अपराध का संरक्षण बढ़ता है यदि बच्चा अपने मुंह से बात ना कह पाए। जैसा मैंने कहा, एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके देखते हैं। बच्चा गायब हुआ, बच्ची गायब हुई, पहली कंप्लेंट माता पिता की तरफ से क्या है? मिसिंग चाइल्ड, किडनैपिंग, एब्डक्शन। बच्ची बरामद हुई, बच्ची के बयान आए, बच्ची ने अपने बयान में कहा कि मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तब पॉक्सो लगेगा। अपने आप तो पॉक्सो लगेगा नहीं। तो बच्ची जब तक मुंह से बोलेगी नहीं तब तक किस बात का पॉक्सो? तो पॉक्सो में आप एज ऑफ कंसेंट अगर कम कर देते हैं तो कल आप किसी को बचा ही तो रहे हैं। सही बात बच्ची है। तो बोल चुकी ना। मान लीजिए 1 मिनट के लिए बच्ची ने दबाव में बयान दिया था, शुरू में माता पिता के डर में बयान दिया था, बच्ची जो है वो घबरा रही थी, तो भी क्या हम बच्ची से ये जो है उसको डिसएम्पावर कर देंगे? दूसरा, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ बच्चियों को शर्म इतनी आती है कि अगर सेक्सुअल अब्यूज़ के आंकड़ों की बात की जाए तो 50% से ज़्यादा लड़कियां ये कहती हैं, नहीं, ये कहती हैं कि हमारा सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, और रिपोर्टेड केसेस तो न के बराबर हैं। बिल्कुल। बच्चियां अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रही हैं, लड़कियां, महिलाएं, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते हुए अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता किसी भी वक्त, तो क्यों वो रिपोर्ट नहीं करती? सेक्सुअल हैरेसमेंट के कौन सी ऐसी महिला है भारत में जो ये कह सकती है कि उसका कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ चलते हुए? के मामले पूछ लीजिए किसी भी महिला से हुआ। मैं जानबूझ के ईव टीजिंग शब्द नहीं बोला था। ईव टीजिंग का मतलब है किसी को छेड़ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब है तुम उसको प्रताड़ित कर रहे हो, परेशान कर रहे हो उसको। तो इसीलिए मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट बोला, कहना मैं यही चाहता था। तो किसी के साथ उसको छेड़छाड़ बोल के हम उसको कम ना करें। तो ऐसी कौन सी महिला है जो ये कह सकती है, और कितनी महिलाएं रिपोर्ट करती हैं? आज से 10 साल पहले मैं एक पढ़ रहा था, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में दिल्ली पुलिस के हिसाब से केवल 6 मुकदमे दर्ज हुए थे इस तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट के। तो ये क्या संभव है? नहीं। लेकिन महिलाएं आगे आने से डरती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह है कि सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी तरफ महिलाएं लोक लाज के भय से डरती हैं। समाज की ये जिम्मेदारी है, जो मैं बार बार कह रहा था, शेम मस्ट स्विच साइड्स, ब्लेम मस्ट स्विच साइड्स। वी कैन नॉट से लड़की भाग गई, हमें कहना पड़ेगा लड़की को कोई भगा के बहला फुसला के ले गया। तो इस तरह के अपराध को तभी रोका जा सकता है। और तीसरी बात, मैं अभी एक दिल्ली का केस देख रहा था। दिल्ली देश की राजधानी, 2012 से जहां बच्चों का और महिलाओं का जो रेप और सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस थे,
उनको भारत के कानून के अनुसार कंपनसेशन मिलना चाहिए। ऐसे 80,000 से ज़्यादा केस दिल्ली हाई कोर्ट में आए जिन्हें कंपनसेशन नहीं मिला है। तो हम कॉम्पनसेशन देंगे नहीं, हम रिहैबिलिटेशन कर नहीं रहे, हमारा सिस्टम उनकी मदद कर नहीं रहा। और जब हम मदद नहीं कर रहे और लड़कियां वैसे तो रिपोर्ट ही नहीं करती हैं, अगर कोई हिम्मत करके रिपोर्ट कर ले तो सिस्टम उसको रिविक्टिमाइज कर रहा है कोर्ट में, कचहरी में तारीख पे तारीख कह के। अभी एक केस था, बहुत ही 2 साल पहले विभत्स केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बाद में सपोर्ट पर्सन हमारी द्वारा इंटरवेंशन के बाद हर केस में अपॉइंट किए। एक थाने में लड़की ने कहा कि मेरा रेप किया थानेदार ने। उससे पहले उस बच्ची, वो गैंग रेप की ही कंप्लेंट लेके थाने गई थी, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसके बाद वो कोर्ट गई, कोर्ट ने 11 तारीखों तक उसकी बात सुनी और FIR दर्ज करने का आदेश नहीं दिया। एक ऐसे कानून में जिसमें FIR दर्ज न करना अपने आप में अपराध है। तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कानून को ठीक से पालन करें, उसके बाद ये बात करें कि उसका जो है दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, उपयोग तो कर लो पहले। निश्चित तौर तो ये जरूरी है। आपने 60 से अधिक जनहित याचिकाएं जो हैं डाली हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सिस्टम को आपने देखा भी है पूरी तरह से कि कैसे काम करता है। अब अगर इसी तरह से सहमति का आधार बनाकर पॉक्सो एक्ट के तहत जो लोग पीड़ित हैं, जिनके साथ शोषण हुआ है, अब उनको अगर अदालत ही अगर खारिज करने लग जाए तो वो लोग न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? क्या ये एक बड़ा सवाल नहीं उठता है समाज के अंदर? अंग्रेजी में एक कहावत है, हु विल गार्ड द गार्ड्स देमसेल्व्स। तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि पॉक्सो एक्ट को ज़रूर बदलना चाहिए, लेकिन सहमति या कंसेंट के लिए नहीं। पॉक्सो को बदलना चाहिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, कि अगर पॉक्सो में कहा 1 साल के अंदर सारे मुकदमे निस्तारण होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए मुकदमे। अगर अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये कहा गया कि 2 महीने के भीतर ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए रेप का केसेस का, और जो गंभीर अपराध हैं उनके केसेस का, तो ये अगर नहीं हो रहा तो इसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए कि भूल चूक कहाँ हो रही है। बच्चों का अधिकार है अगर कंपनसेशन का, तो ये तय होना चाहिए कि कंपनसेशन क्यों नहीं मिल रहा। जहाँ कानून का अनुपालन नहीं हो रहा उसको पहले प्लग करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये बात होगी कि अगर हमने 2.5 लाख के, अभी भारत ने, मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा तरक्की की है पॉक्सो के केसेस के ख़त्म करने में। पिछले साल पहली बार हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पे रेप और पॉक्सो के लगभग 90,000 मुकदमे दर्ज हुए और 83,000 डिस्पोज ऑफ किए गए, जिसका मतलब यह है कि हम 93% के आसपास 94% पे पहुंच गए हैं डिस्पोजल रेट पे। तो अगर सरकार आज एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्कीम को बढ़ावा देते हुए 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट और बना दे और टाइम बाउंड तरीके से ये कहे कि हम जो बचे हुए लंबे 2.5 लाख मुकदमे हैं इनको भी ख़त्म कर देते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हम बहुत जल्दी जो ये रेपिस्ट हैं समाज में इनको जेल भेजने में कामयाब ना हो। पहले रेपिस्ट को जेल भेजिए। दूसरा, अभी जो ये एक अंग्रेजी में कहावत है, लेट 100 गिल्टी गो स्कॉट फ्री बट 1 इनोसेंट शुड नॉट बी पनिश्ड। इस प्रिंसिपल को लेके हम ये बात कर रहे हैं कि वो इनोसेंट है बच्चा, जो कि जो है कंसेंट जिसकी थी, और उसको जबरदस्ती जेल में भेज दिया गया। लेकिन जहां 100 गिल्टी गोइंग स्कॉट फ्री की बात होगी, वहां हमको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम जिस गिल्टी की बात कर रहे हैं वो बच्चों का रेपिस्ट है। आर वी रेडी टू लेट 100 चाइल्ड रेपिस्ट वॉक ऑन द स्ट्रीट्स? वी शुड नॉट बी। वो भी सबूतों के ना होने की वो वजह भी से, या किसी भी वजह से, किसी भी वजह से, ठीक, किसी भी वजह से वो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होना चाहिए। लेट अस पनिश 100 गिल्टी एंड लेट अस प्रोटेक्ट दैट 1 इनोसेंट। दैट शुड बी आवर मोटो। हम उन 100 अपराधियों को सजा दें और उस एक इनोसेंट को बचाएं। ये हमारे कानून की सोच होनी चाहिए। हमारी पूरी सोच जस्टिस की हो गई है कि वो आदमी गलत जेल तो नहीं जा रहा। हमारी पूरी सोच ये होनी चाहिए कि उस बच्ची जिसके ऊपर बलात्कार हुआ है या कोई और गलत अपराध हुआ है, उसकी सुरक्षा कैसे आएगी। ये माइंडसेट बदलने की जरूरत है, लोअर जुडिशरी से हायर जुडिशरी तक। माइंडसेट ये होना चाहिए दैट द चाइल्ड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फर्स्ट, द चाइल्ड मस्ट गेट एक्सेस टू द राइट्स। अब ये बात मैंने सुनी अक्सर कि कॉम्पनसेशन इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि बच्चियां बाद में बयान बदल देती हैं। अरे आप 2 महीने में ट्रायल कंप्लीट कीजिए, कौन बयान बदलेगा? फास्ट ट्रैक की जरूरत इसीलिए तो है। दूसरा, हम और आप टैक्सेस देते हैं ताकि उन बच्चों को वो अधिकार मिल सकें जो उनको मिलने चाहिए।
तो यदि उनका अधिकार था तो आप चाहे रिकवरी बाद में कर लीजिए, पर आप अधिकार देने से कैसे रोक सकते हो कि कल वो अपने बयान बदल देंगी? तो ये तो माइंडसेट ही बदल गया ना हमारा। हमारे माइंडसेट में हम पहले से ये मान के चल रहे हैं कि अपराधी तो बच्चा है, अपराधी तो वो है, तो ये तो नहीं चल सकता। ये बिल्कुल गलत बात है। और ये हर स्टेप पे, थाने में, सपोर्ट पर्सन के द्वारा, कचहरियों में, प्रोसिक्यूटर्स में, फॉरेंसिक लैब्स में, हायर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, सभी जगह ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि समय, टाइम इज द बिगेस्ट एलाई एंड टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी। समय ही सबसे बड़ा दोस्त है और समय ही सबसे बड़ा दुश्मन। यदि हमें जस्टिस को सुनिश्चित करना है तो वो टाइम बाउंड करना ही पड़ेगा, तभी ये लगेगा एक बच्चे को, एक महिला को, उसके परिवार को, उसके माता पिता को कि हमने कंप्लेंट करके ठीक किया। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एग्जैक्टली वही बात होती है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट, मैं तो इसी के लिए नहीं, कहीं हीनियस क्राइम के लिए भी होना चाहिए। कोर्ट्स के ऊपर भी जो दबाव बनता है ना केसों को खत्म करने का, उसका भी मुझे लगता है एक सोल्यूशन ये होना ही चाहिए। अच्छा, आपने हाल ही में कहा था कि बच्चों की आवाज़ सिर्फ नीति निर्माण तक नहीं, अदालतों में भी, कार्रवाई में भी सुनी जानी चाहिए। अब अगर इस तरह के बातें होंगी कि कंसेंट एज कम कर दी जाए, ये कर दी जाए, बच्चों को बच्चा ही नहीं माना जाएगा, तो एक अलग चुनौती पैदा नहीं हो जाएगी? और ख़ासतौर से आप जैसे एनजीओज़ के लिए भी एक नई चुनौती होगी कि इंसाफ कैसे दिलाया जाए। सबसे ज़्यादा तो इंसाफ की बात होनी चाहिए प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में। अगर हम कानून के बनाने में ही भूल चूक कर देंगे तो गड़बड़ होगी। द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट एवरीवन। नॉट वन चाइल्ड शुड फील अनप्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ एन अनजस्ट लॉ। पहले तो हम कानून सुनिश्चित करें कि वो जस्टिस के लिए है कि नहीं। हमारे पास सबसे अच्छे कानून हैं, हम ये बात उनको कमज़ोर करने की कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और वो बात कानूनी रूप से गलत है। जैसा मैंने कहा कि किडनैपिंग की बात होगी, कि अबडक्शन की होगी, कि आईपीसी की, बीएनएस की होगी या पॉक्सो की होगी, थोड़ी इस पे विचार करने की, मंथन करने की ज़रूरत है कि पॉक्सो में आपने एज कम भी कर दी तो आप इसका मतलब दूसरे कानूनों में भी कम करोगे क्या? या चाइल्ड मैरिज को कमज़ोर करोगे, जेजे एक्ट को कमज़ोर करोगे, चाइल्ड लेबर एक्ट को कल कमज़ोर करोगे, तो ये तो आईटीपीए को कमज़ोर करोगे कैसे? कई कानूनों को बदलोगे क्या? तो ये लड़ाई मेरा ख्याल है गलत है। दूसरा, हम ऐसे समाज को नहीं बनाना चाहते जहां बच्चे असुरक्षित महसूस करें। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। तो इंसाफ की लड़ाई केवल एनजीओज़ की या केवल मीडिया की लड़ाई नहीं है, ये हर व्यक्ति की लड़ाई है। हर उस महिला की लड़ाई है जो सड़क पे चलती है, हर उस माँ बाप की लड़ाई है जिसके बच्चे आज बड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे जैसे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक बढ़ रहे हैं, बच्चों को एंटाइज करने के लिए अब गांव नहीं जाया जाता। अब बच्चे बहलाए फुसलाए जाते हैं, बरगलाए जाते हैं इंस्टाग्राम पे, और एक एक आदमी 25-25, 50-50 महिलाओं के साथ इस तरह के अपने संबंध बढ़ाते हुए उनको ये करता है, एंटाइज करता है। तो किडनैपिंग केवल फोर्स से नहीं होती, एंटाइसमेंट से भी होती है। एबडक्शन केवल फोर्स से नहीं होता, डिसेप्शन से भी होता है, चीटिंग से भी होता है। ट्रैफिकिंग जो है वो फ्रॉड से भी होती है, ट्रैफिकिंग वनरेबिलिटी से भी होती है। चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह जो है वो केवल उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो करिया करा रहे हैं, वो उनकी भी है जो वहाँ खाना खा रहे हैं, उनकी भी ज़रूरत है रिपोर्ट करें। तो इसलिए जो भी ये बातचीत हो रही है, इसको एक समग्र दृष्टिकोण से देखते हुए, कंसोलिडेटेड वे में देखते हुए, पूरे भारत के अलग अलग पहलुओं को समझते हुए, ये ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार एक नीति पे रहे, जो नीति आज है, जो कानून आज है, और उसका ढंग से अनुपालन हो, जवाबदेही सुनिश्चित हो। एक नीति की बात होती है तो आखिर में मैं ये भी ज़रूर समझना चाहूँगी, जब एक नीति की बात होती है तो भारत वो देश है जहाँ कुछ रिलीजन, कुछ ट्राइब्स ऐसे होते हैं जिनके लिए उम्र की सीमाएं अलग तरह की होती हैं। आपको नहीं लगता कि इस मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बहुत ज़रूरी है ताकि कानून सबके लिए बराबर रहे? डेफिनेटली, लेकिन लगे हाथ मुझे ये भी लगता है कि कानून का मिस इंटरप्रिटेशन भी होता है। भारत का बाल विवाह का जो कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ दिस प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, पीसीएमए, उसकी पहली लाइन में लिखा है कि दिस लॉ अप्लाइज टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, विच मीन्स कि हर बच्चा, सब कवर्ड है।
यानी अब ये हर बच्चा कवर्ड है, इसमें सुरक्षित है, 18 साल है। एनी रिलीजन, कास्ट, क्रीड सब। हाँ। बिल्कुल, ऑल सिटीजन मतलब ऑल सिटीजन। सिटीजन्स। अब यदि कोई हाई कोर्ट ये कहता है उसके बाद कि किसी रिलीजन के पर्सनल लॉ में तो जी ये अलाउड था, किसी और सेक्शन के किसी कल्चर के पर्सनल लॉ में ये अलाउड था, नहीं था। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कैन नॉट बी मेड एन एक्सक्यूज टू से दैट द लॉ इज वीक। हमने कानून का गलत इंटरप्रिटेशन किया और हम कहें कानून कमजोर है, ये तो गलत है, ये तो नहीं चलेगा। दूसरा, ये वो लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा फैसला आया कि भाई ये जज साहब को जो है वो न्याय देना नहीं आता, इसलिए इनसे छीन लिया जाए। वो पूरे भारत में मैसेज गया कि सुप्रीम कोर्ट इस पे सख्त है कि इस तरह की बेंच इनसे ले ली जाए। यही सख्ती अगर बच्चों की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इख्तियार करने लगेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं 1 साल के अंदर ये सब खत्म हो जाएगा। निश्चित। ये जो है बहुत पहले एक इसमें कहा गया था कि हम यदि समाज को आगे लेके जाना चाहते हैं तो कानून तो समान होना ही पड़ेगा। यूनिवर्सल लॉ फॉर ऑल, यूनिवर्सल लॉ फॉर ऑल। अब मुझे अगर अपने रिलीजन का सम्मान करना है तो वो क्राइम और क्रिमिनलिटी में नहीं हो सकता। वो और क्राइम का ही इशू है ये सोशल एक कॉन्शियसनेस का और सोशल जस्टिस का ही इशू नहीं है, ये क्रिमिनल जस्टिस का इशू है। एक बड़ी अच्छी मुझे बात याद आती है, शायद मैथिली शरण जी गुप्त ने कही थी ये कि, और ये रामायण के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सजे अभी साकेत बजे अब रण का डंका। सजे अभी साकेत बजे अब रण का डंका और रह न जाए कहीं किसी रावण की लंका। रावण उस बुराई का प्रतीक है जिसमें एक व्यक्ति एक महिला के ऊपर हाथ डालता है और उसे उठा के ले जाता है। रावण उस बुराई का प्रतीक है जिसमें कोई अपने आप को कानूनों से और समाज से परे समझता है। और राम उस धर्म का प्रतीक है जो ये कहते हैं कि कानून और न्याय से बड़ा कोई नहीं होता। मर्यादा महिलाओं की, बच्चों की, समाज के उपेक्षित वर्गों की सुरक्षा में है। तो ये एक कानून और न्याय और धर्म के बारे में सबको समझने की ज़रूरत है कि दीज आर क्रिमिनल जस्टिस इश्यूज एंड दे कैन नॉट बी अलाउड टू बी वाटर्ड डाउन और विदर्ड डाउन इन द नेम ऑफ एनी एक्सक्यूजेस। 2 या 4 या 5 बच्चों को यदि गलत सजा हुई है तो उनको बचाने का प्रावधान कानून में है। लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि आप है ना पूरी तरह से कानून ही बदल दो, कानून ही ध्वस्त कर दो। बिल्कुल सही बात है। जो कानून देश के हर बच्चे को सुरक्षित देता है उसे वाटर डाउन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और इसी को लेकर अभी मामला जो है कोर्ट में चल भी रहा है, आने वाली 20 तारीख को सुनवाई भी है। नीति निर्माताओं की अलग राय है, कानून में देखते हैं कोर्ट की क्या राय होती है, वो फैसला भी आना बाकी है। लेकिन साथ ही आपने बहुत अच्छा काम भी किया है। भुवन जी ने ये पुस्तक भी लिखी है, व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन, टिपिंग पॉइंट टू एंड चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज के लिए जो बहुत काम किया है, और जो अभी आप इनकी बातें सुन रहे थे, ये गुस्सा इसीलिए है क्योंकि जिस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश और प्रयास लगातार सफलतापूर्वक ये पिछले 20 वर्षों से कर रहे हैं, इस तरह के कानून उन कोशिशों पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। और मैं एक बात ये भी कहूँगा कि भारत आज बच्चों की सुरक्षाओं के पूरे की पूरी न केवल नीति में बल्कि उसके अनुपालन में विश्व गुरु बन गया है। ट्रैफिकिंग के तो मैंने 1 लाख केसों का जिक्र किया जो पिछले 2 साल में हुए हैं। बाल विवाह मुक्त भारत जो कैंपेन है, जिसमें पिछले साल 25 करोड़ लोगों ने शपथ ली थी भारत सरकार के साथ मिलके, उसमें पिछले 2 वर्षों में 3,75,000 से ज़्यादा शादियाँ रोकी गई हैं। भारत में बाल विवाह को लगातार कम करने की दिशा में एक बहुत ही ज़्यादा अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं और भारत पूरी दुनिया में इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो इस तरह की कोई भी पॉलिसी परिवर्तन जो है वो अलाउ नहीं किया जा सकता जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पीछे लेके जाए, जो कि भारत के विकास को पीछे लेके जाए और जो भारत के भविष्य को एक अंधकार की तरफ लेके जाए। कानून ही समाज की सुरक्षा का दर्पण होते हैं और इसलिए ये ज़रूरी है कि उनको संरक्षित भी किया जाए और सशक्त भी। और ये कानून भी बनाया ही गया था, भारत में ये कानून बनाया गया था कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में अगर कंसेंट की उम्र कम की जाती है तो क्या ये अपराध को बढ़ावा देगा? किस तरह से ये खासतौर से बच्चियों की सुरक्षा को लेकर घातक हो सकता है? निश्चित तौर पे
हम ये मान के चलते हैं कि अदालत इस पर गौर ज़रूर करेगी और बहुत सोच समझ के कोई फैसला आएगा। भुवन जी, आप आए, आपने हमसे इस पूरे विषय पे चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ समय देने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।